Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, अब तक आप measurement of location और measures of dispersion जो है वो पढ़ चुके हैं. आपने mean, median, mode, quartiles, deciles और percentiles भी पढ़े. इसी तरह measures of dispersion के अंदर dispersion की measurements थी. इसमें आपने बहुत सी चीज़ें calculate की like quartile deviation, range, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी तरह बहुत से और भी कोफिशिएंट्स आपने कैलकुलेट किए. आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये सारी मेजर्स आपको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक जो आपकी अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, ये वो मेजर्स हैं जो आपको डेटा के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. ठीक है. इसी तरह जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो आपको डेटा की स्कैटर्डनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द एवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपको एक से दूसरे डेटा के हवाले से कंपैरिजन में आपको जो है वो कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि एक डेटा से दूसरे डेटा के हवाले से अगर हमने कंपैरिजन करना है तो कौन सा डेटा जो है वो रिलायबल है, कौन सा कंसिस्टेंट ज़्यादा है, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है. लेकिन ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है और मेजर्स ऑफ लोकेशन जो है ये आपको डेटा की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती कि डेटा की शेप किस तरह की है. इसका कुछ आइडिया आपने शेप के हवाले से सिमेट्री और स्क्यूनेस में मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर इसको डिस्कस किया था. ठीक है. लेकिन अभी तक आपको इसकी एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई. तो अब आज का जो टॉपिक है वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तो पार्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, लेकिन ये हमें डेटा की शेप और उसके ओवरऑल आउटलुक के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है मजीद प्रोवाइड करेगी. तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं बोर्ड पर इस वक्त क्या है. जी स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मूवमेंट्स. ठीक है जी. ये मूवमेंट नहीं है. अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी में इसको पढ़ जाते हैं ये मूवमेंट, हालांकि ये मूवमेंट्स है. MOMENTS, मूवमेंट्स. एक स्पेशल नाम है जो किसी वजह से जो साइंटिस्ट ने इसको दिया है. अच्छा जी, अब इनका काम क्या है? यहाँ मूवमेंट्स के अंदर हम कुछ ऐसी मेजर्स करती हैं जो हमारी हेल्प करते हैं आगे जाके हमें जो डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट्स जो है वो किस टाइप के होते हैं और क्या जो है वो उसकी आउटलुक बन सकती है या हमें वो किस तरह की उसकी स्टैंडर्डाइज्ड शेप्स जो है वो नजर आती हैं. तो मूवमेंट्स को समझने के लिए आपने अभी जो थोड़ी सी मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, आपने जब भी मूवमेंट्स को याद रखना है तो आपने इसको वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है. यानी हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट्स क्या है? मूवमेंट्स आर सम वैल्यूज. नंबर वन, यानी ये कुछ वैल्यूज हैं जो डेटा के कौन से करेक्टरिस्टिक्स बताते, विच आर यूज्ड टू फाइंड द characteristic characteristics of distribution. यानी ये जो वन इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि आप इसको बड़ा फोकस करें कि आर सम वैल्यूज, ये पहला पॉइंट है. और दूसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट समझने वाला है कि विच आर यूज्ड टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से हो सकते हैं, इस पे भी फोकस करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं. हम इसको अगर आप फोकस कर ले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकते हैं कि डेटा का सेंटर क्या है, नंबर वन. अब सेंटर के लिए आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन जो है फाइंड की हैं. कौन कौन सी? हमने मीन, मीडियन, मॉड. ठीक है जी. उससे पहले अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो मीन की हमने 3 टाइप्स देखी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. ये सारी की सारी क्या थी? एवरेजेस थी और वो आम तौर पर डेटा के सेंटर को फाइंड करने के लिए हमारी हेल्पफुल होती. इसी तरह हमने
डेटा के हवाले से उसके लोकेशंस में और भी मेजर्स की, वो लोकेशंस कौन कौन सी थी? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। यहां इसको मैं क्लियर कर देता हूं, परसेंटाइल्स यानी हमने डेटा का सेंटर भी फाइंड किया हुआ है, हमने लोकेशन के हवाले से क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स भी कैलकुलेट किए हुए हैं। इसी तरह आपने डेटा का डिस्पर्शन वो भी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है जी, यानी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा के। ठीक है जी, अब इसी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से देखा जाए तो उसकी शेप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब शेप में हम देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस उसकी शेप किस तरह की है और अलोंग वाई एक्सिस उसकी शेप जो है वो किस तरह की है। ठीक है जी, यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये कैरेक्टर्स जो है ना हमें पता होने चाहिए। अब आपको कौन से पता है, जरा गौर से देखिए। आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर सेंटर वैल्यू को फाइंड कर चुकी है, ठीक है। इसी तरह हम मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। हम डिस्पर्शन को देख चुके हैं, कैलकुलेट भी कर चुके हैं। डिस्पर्शन में हमने काफी इंपॉर्टेंट मेजर्स किए हैं, ठीक है। लेकिन शेप के हवाले से हम थोड़ा सा यानी रिलेक्टेंट है, हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि हमें अच्छे तरीके से इसके बारे में आइडिया नहीं है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए एक नई यूं कह लें कि रीजन को डिफाइन किया गया या इन्वेंट किया गया, वो थे मूवमेंट्स। और मूवमेंट्स क्या है? सम वैल्यूज, यानी हमने कुछ वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि यूज हो जाती हैं आगे जाके किसके लिए? हम डेटा की इनमें से ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी हम इन मूवमेंट्स के थ्रू सेंटर भी फाइंड कर लेते हैं, इन मूवमेंट्स के थ्रू हम डिस्पर्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इन मूवमेंट्स के थ्रू हम शेप को भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मूवमेंट्स जो ये सम वैल्यूज हैं, ये मूवमेंट्स की जो वैल्यूज हैं, ये आपके लिए जो है वो ऑलमोस्ट बैकबोन का रोल प्ले करती हैं अगर आप स्टैटिस्टिक्स की स्टडीज कर रहे हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स की स्टडीज के अंदर इनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए जो है वो आज के टॉपिक को आपने थोड़ा सा और सेंसिबली इसको अंडरस्टैंड करना है कि मूवमेंट्स जो है ये किस तरह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दिया। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज मूवमेंट्स जो है वो हमें किस तरह की कैलकुलेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, मूवमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मूवमेंट्स अबाउट मीन है जी, ठीक है। और भी मूवमेंट्स हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मूवमेंट्स अबाउट मीन है। वो क्या है, जरा इसकी डेफिनेशन को बोर्ड में समझने की कोशिश करें, ठीक है। विच आर, यानी ऐसे मूवमेंट्स, द मूवमेंट्स विच आर मीन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, यानी इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। मीन तो है एक बात, किसका? डेविएशंस फ्रॉम मीन, यानी ये जो पोर्शन है ये अलग है। यानी मीन तो है ये, लेकिन किस चीज का मीन है? डेविएशंस फ्रॉम मीन आफ्टर रेजिंग देम टू इंटीजर पावर्स, यानी इंटीजर पावर्स को रेस करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं और उनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी वन बाय वन आप ये कह सकते हैं कि वन बाय वन पावर को कंसिडर किया जाता है और उनकी मीन्स को कैलकुलेट करते चले जाते हैं हम। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब इसको कैसे देखना है? अब सबसे पहले ऑब्वियसली हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं। तो rth पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन इज नोटेड बाय म्यू आर। ये इंपॉर्टेंट इसकी नोटेशन है जो आपने याद रखनी, म्यू आर, ठीक है। ये एक्चुअली यू ही है जो कि ग्रीक लेटर्स में लिखा जाता है, और इसको लिखने का तरीका एक दफा देख लीजिए। इसको हम ऐसे यू की तरह ही लिखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे अलग से एक जनरल साइड यहां से इसकी बाहर की तरफ होती है। सो म्यू आर
इसका किसका है जी, ये पॉपुलेशन का मूवमेंट। अब इसका फॉर्मूला जरा देखिए, उसने क्या है कहा आपको शुरू में कि मीन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन हमेशा याद रखिए ऑब्जर्वेशन से ली जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि x में से म्यू को माइनस करेंगे, ठीक है, और उसका मीन ले लेंगे, ठीक है जी। अब मीन से इसको डिवाइड करना, लेकिन वो क्या था ये आर, जरा गौर कीजिए, हमने यहां पर बात की आरथ मूवमेंट, और ये आरथ मूवमेंट कैसे जनरेट हो रहा है कि आप इसकी इंटीजर पावर्स को कंसिडर कर रहे हैं, ये बात है यहां पर इंपॉर्टेंट। यानी ये जो आर है ये इसलिए लिखा गया कि ये आरथ मूवमेंट है, ठीक है, और ये आर कैसे जनरेट होगा, ये इंटीजर पावर्स के हवाले से इसको हम आगे जाकर देखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। अब ये था मूवमेंट अबाउट मीन फॉर पॉपुलेशन। अब चूंकि आपको इससे पहले डिस्कशन की जा चुकी हुई है कि हम रियल लाइफ के अंदर जो है वो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट नहीं करते, हम ज्यादातर जो है वो क्या करते हैं, सैंपल को यूज करते हैं, ठीक है, और सैंपल ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं या पॉपुलेशन के बारे में आइडियाज जनरेट करते हैं। सो अब सैंपल मूवमेंट्स अबाउट मीन आर डिनोटेड बाय एम आर। अब जरा नोटेशन का डिफरेंस याद रखना आपने कि जब पॉपुलेशन मूवमेंट्स की बात होगी तो म्यू आर, और जब सैंपल के मूवमेंट्स की बात होगी तो वो एम आर होंगे। वेरी क्लियरली, सैंपल मूवमेंट्स एम आर, और आर जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा स्मॉल करके इस तरह, ठीक है जी। अब एम आर का जो फॉर्मूला है उसको भी अंडरस्टैंड कर लें, फॉर्मूला वही होगा, इसकी डेफिनेशन की बेस पर आपने ये समझना है कि विच आर द मीन ऑफ द डेविएशंस। हमने यहां पर जनरलाइज्ड डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, आप इस डेफिनेशन को यहीं से याद भी कर सकते हैं, अलग से कोई नई डेफिनेशन याद करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं, यहीं से याद कर लीजिए। क्या है जी, द मोमेंट्स विच आर मीन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर भी होगा इसका कॉन्सेप्ट, यानी डेविएशन फ्रॉम द मीन, चूंकि ये हम सैंपल के लिए यूज कर रहे हैं तो इसलिए सैंपल का मीन ही यूज होगा। तो x में से x बार को माइनस करना है और उसका सम करने के बाद, यानी डेविएशंस लेने के बाद सम करना है और n पे डिवाइड कर देना, और r देखिए वहीं मौजूद है, जैसे मैंने आपको यहां पर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था कि r जो है वो पावर के तौर पर कंसिडर होगा और यहां m r आएगा। क्लियर होगी बात। अब हम आगे, और ये अनग्रुप डेटा के लिए, इसी तरह ग्रुप डेटा के लिए भी हम इसके फॉर्मूले को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं ग्रुप डेटा में हम इसको किस अंदाज में लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड पे जी। अब नेक्स्ट बोर्ड पर हम डिस्कस करने लगे इसका ग्रुप डेटा का फॉर्मूला, वो होगा एम आर सिग्मा I varies from 1 to n f times x minus x bar raised to power r divided by sigma f। ठीक हो गया जी, यानी आप गौर कीजिए n की जगह सिग्मा f आ गया, और जो ऊपर न्यूमरेटर में f के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आप अरिथमेटिक मीन में भी कर चुके हैं कि जब आप सिंपल मीन को कैलकुलेट करते थे तो वो सिग्मा x ओवर n होता था, ठीक है। जरा गौर कीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी, सिग्मा x ओवर n। और जब हम ग्रुप डेटा में जाते थे तो वो क्या हो जाता था, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो क्या फर्क आता था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n होती थी, यहां पर सिग्मा एफ आ गया, और x के साथ जो है वो यहां पर f क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो वो ग्रुप डेटा की वजह से यहां मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर भी यही केस है, ठीक है, कि जो हमने प्रीवियस बोर्ड के ऊपर हमने अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें और इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी, चूंकि ग्रुप डेटा को हम यूज करने लगे तो वहां पर उस f जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुई बात। सो इसको आपने याद रखना। अब फर्स्ट मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर अनग्रुप डेटा, तो मूवमेंट्स जो है वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन m1, तो देखिए ये क्या बनेगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार
की पावर 1 डिवाइडेड बाय n। तो इसको आगे कैसे देख सकते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार ओवर n। r की जगह मैंने 1 लगाया क्योंकि उन्होंने कहा rth मूवमेंट। तो rth मूवमेंट का मतलब है कि r की जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती चली जाएंगी। r की वैल्यू 1 हो सकती है, r की वैल्यू 2 हो सकती है, r की वैल्यू 3 हो सकती है, ठीक है, और सो ऑन। हम इसको अप टू आर रिक्वायरमेंट जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं या इसको एडअप कर सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। सो फर्स्ट मूवमेंट इसलिए मैंने लिखा, जब हम यहां पर ये देखिए r की जगह 1 लगाने से, अगर आप प्रीवियस बोर्ड की तरफ देखें तो वहां पर भी आपको यहां नजर आएगा कि ये जो म्यू r था और इसमें पावर थी r, और नीचे भी यहां पर जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया सैंपल इंफॉर्मेशन के लिए, तो एम आर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार की पावर r है। तो इसका मतलब है यहां r की जगह पर हम 1 पुट अप कर रहे हैं, तो जब यहां पुट अप करेंगे r की जगह पर 1, तो यहां पावर में भी 1 आ जाएगा, ठीक है जी। यही चीज आगे हमने इस बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम पावर 1 करते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अब देखिए जरा, मैं इसको 0 लिख सकता हूं। आप में से कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हुआ? जरा सोचिए। मेजर्स ऑफ लोकेशन के हवाले से मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि मेजर्स ऑफ लोकेशन में इस तरह की एक एक्टिविटी हमने की हुई है। वो एक्टिविटी क्या थी, अगर किसी को याद हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में कुछ इस तरह का था। जरा सोचिए, कुछ स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा कि यहां पर हमने ये 0 क्यों आया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन ये थी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार is always taken as 0. Sum of deviations from arithmetic mean is always taken as 0. यही बात जो है वो हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ी थी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहां पर इसको अप्लाई करेंगे, सम ऑफ x माइनस एक्स बार यानी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज टेकन एज 0, तो 0 डिवाइडेड बाय n, 0। क्लियर होगी बात? सो गौर करें कि अगर आप प्रीवियसली अपने नॉलेज को अपने माइंड के अंदर रखते हैं, जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, तो फिर देखें कितना ज्यादा ये आसान हो जाता है। सो वेरी केयरफुली कि आप आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे वाला पोर्शन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। सो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, अब यहां आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। ये फर्स्ट मूवमेंट की वैल्यू है m1 की, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, यानी इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला माइंड में नहीं रखना। ओके, आगे चलो। m2 सिग्मा x माइनस एक्स बार की पावर 2 डिवाइडेड बाय n। सोचिए जरा, थोड़ा सा यहां पर इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि डिस्पर्शन के अंदर इस तरह का एक फॉर्मूला हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है जी। वो क्या था? सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। जरा गौर कीजिए। हाँ जी, याद आया आपको? यानी m2 को हम ये कह सकते हैं, जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है। फॉर्मूला तो हो गया, फॉर्मूला तो क्लियर है, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, लेकिन एक्चुअली ये वेरिएंस के इक्वल था। सो अब आपने कुछ चीजें याद रखनी जो साइड पर मैं लिख रहा हूं कि m1 फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज 0, m2 सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है जी। अब थर्ड मूवमेंट देखिए क्या है जी, m3 दैट इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार क्यूब ओवर n।
क्लियर हुई बात? जरा गौर से देखिए, जब हम यहां 1 कर रहे थे m के साथ तो पावर में 1 है फर्स्ट मोमेंट, जब हम m के साथ 2 कर रहे हैं तो पावर में भी 2 आ रहा है सेकंड मोमेंट, और जब हम 3 कर रहे हैं m के साथ तो पावर में भी 3 आ रहा है। सो फाइनली आप ये कह सकते हैं, यहां से आगे चलें तो m4 क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। इस तरह 4 मूवमेंट्स जो हैं वो हमने उनके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड किया। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन सिग्मा x माइनस एक्स बार ओवर n, जो कि प्रॉपर्टी के तहत जो है वो 0 के इक्वल होता है। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, जो कि वेरिएंस के इक्वल होता है। थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन सिग्मा x माइनस एक्स बार क्यूब ओवर n, और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन सिग्मा x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर n। ठीक है, ये क्यूब हो गया, अगर थर्ड मूवमेंट है तो क्यूब आ रहा है, फोर्थ मूवमेंट है तो 4 आ रहा है, अगर सेकंड मूवमेंट है तो पावर स्क्वायर में है, अगर फर्स्ट मूवमेंट है तो पावर 1 में है। इस तरह आपने इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्रुप डेटा में इसका फॉर्मूला जो है वो आउटलुक उसकी क्या जनरेट होती है। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ग्रुप डेटा के लिए एम आर इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर ओवर सिग्मा एफ। ठीक है जी, तो फर्स्ट जरा पुट अप करें m1। फर्स्ट मूवमेंट के लिए वैल्यू आप पुट करेंगे 1, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा एफ। अब आंसर जो है वो इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। ठीक है, आगे चलिए, m2 सिग्मा f टाइम्स x माइनस एक्स बार की पावर 2 ओवर सिग्मा f, दैट इज इक्वल टू वेरिएंस अगेन। इज इक्वल टू सिग्मा f x माइनस एक्स बार की पावर 3 ओवर सिग्मा f। देखिए पैटर्न को गौर करते चले जाए, r था तो पावर में r है, यहाँ 1 लगाया आपने तो यहाँ पावर में 1 है, यहाँ 2 लगाया m के साथ, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ 3 लगाएंगे तो पावर में 3 चला जाएगा, और उसके बाद 4 सिग्मा f x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा f। इस तरह ये फॉर्मूला जो है वो ग्रुप और अनग्रुप डेटा के हवाले से कंप्लीट हो जाते हैं। अब चूंकि ये कैलकुलेशंस जो है वो इस तरह की परफॉर्म की हुई, यहां तक आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म की हुई है कि आपने डायरेक्ट मेथड से वेरिएंस को कैलकुलेट किया हुआ है। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम m3 को भी कैलकुलेट करेंगे, हम m4 को भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर होगी बात आपको? अब आप जरा एक चीज गौर कीजिए कि अनग्रुप डेटा में भी जब हमने फॉर्मूलास लिखे तो 1 से लेकर 4 तक लिखा, आगे नहीं 5 6 को नहीं हमने टच किया। इसी तरह ग्रुप डेटा में भी हमने m1 से लेकर m4 तक इसको लिखा, 5 6 7 को टच ही नहीं किया, इवन के मैंने डिस्कस भी नहीं किया उसको। रीजन, अब रीजन ध्यान से सुननी आपने। डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम मूवमेंट्स के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं या मूवमेंट्स के थ्रू फाइंड हो जाते हैं, वो सारे के सारे m4 तक कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप m1 m2 m3 m4 इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका जो काम है, जो आपका फोकस पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। यानी फोकस पॉइंट क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में किया। सो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन m4 तक कंप्लीट हो जाती है। तो जब हमारा टास्क पूरा हो गया तो हमें आगे मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात?
इसलिए हम जब भी मूवमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 से लेकर 4 तक ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हुआ होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से याद करें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें इन सब फॉर्मूलाज ने यूज होना है, हमने इनकी कैलकुलेशंस करनी है, और जब आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो कैलकुलेशंस भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें।